नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेल वार्डन का जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। और उसमें जो जीएस का सेगमेंट है उसको हम पूरी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक जो बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट था कि पेपर में लिख कर आ रहा था नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड पे लिखा था नेगेटिव मार्किंग है, नोटिफिकेशन में भी लिखा था नेगेटिव मार्किंग है। तो विद्यार्थियों, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, साफ साफ मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप गलत हैं। आप अपना एडमिट कार्ड ध्यान से देखिएगा, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम पेपर में जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें गलती से ये लिख गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें कोई डाउट किसी के मन में नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मतलब जीएस का जो पहला प्रश्न है देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे मौलिक अधिकार से संबंधित है कि जो 14 साल से कम के बच्चे होते हैं उनके रोजगार पर प्रतिबंध है, यानी बाल श्रम की यहाँ पे बात कर रहा है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बताइए ये किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो बच्चों को जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, यानी 14 वर्ष से कम के किसी बच्चे को आप किसी फैक्ट्री में या किसी कारखाने में काम करने के लिए अपने यहाँ नहीं लगा सकते। ये बाल श्रम निषेध कानून के अंतर्गत ये बैन है। तो ध्यान रखेंगे, ये अनुच्छेद जो है आपका 23 और 24 में हमें देखने को मिलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे है जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जीएसटी में जिस कोड का इस्तेमाल करते हैं वो है HSN कोड। ठीक है, HSN कोड का इस्तेमाल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनिजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनिजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फुल फॉर्म होता है HSN कोड का, जो कि इस्तेमाल होता है जीएसटी में। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा वन्यजीव उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में नहीं है। सिंपल सा ये पूछ रहा है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, रणथंभौर भी राजस्थान में है, और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है, बट सह्याद्री टाइगर रिजर्व राजस्थान में नहीं है। भाई सह्याद्री तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है, और पश्चिमी घाट राजस्थान में कैसे होगा। तो पश्चिमी घाट तो गुजरात से शुरू होता है, कन्याकुमारी तक जाता है, तो ये राजस्थान में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है और जो उत्तर पूर्व भारत के दूरस्थ इलाकों में तैनात है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी सोचते तो ये सवाल हो जाता। देखो, उत्तर पूर्व भारत की बात कर रहा है यहाँ पे। बीएसएफ तो आपका भारत पाकिस्तान सीमा पर है, और भारत पाकिस्तान सीमा उत्तर पूर्व में नहीं है। आईटीबीपी भारत और चीन के बीच में है, तो ये भी नहीं होगा। सीआरपीएफ तो जंगलों में रहती है, नक्सलवादियों से निपटती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा असम राइफल्स। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सबको पता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान पूसा कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो पूसा भी काफ़ी चर्चा में था, इसलिए चर्चा में था क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूसा के साथ मिलकर के एक ऐसा रसायन तैयार किया जो कि पराली जब जलाई जाती है तो पराली में अगर उस रसायन को आप डालोगे तो वो खाद के रूप में खेत में ही तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए ये पूसा काफ़ी चर्चा में था। तो पूसा कहाँ पर है, तो पूसा नई दिल्ली में है। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ये पूछ रहा है। तो सूर्य मंदिर जो बनवाया है वो गंगवंशी राजाओं ने बनवाया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य में है। तो डोलू कुनीथा जो है वो मैं आपको बता दूं, ये है आपका कर्नाटका में। अगला प्रश्न देखिए, म्यांमार में भारत का दूतावास कहाँ पर है। तो म्यांमार में भारत का दूतावास है यंगून में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि म्यांमार की राजधानी क्या है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है। अच्छा, गुप्तचर क्या होते हैं, जो जासूस होते हैं उन्हें गुप्तचर कहा जाता है। तो इनका जो ट्रेनिंग स्कूल है वो कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो इनका ट्रेनिंग स्कूल है कोलकाता में। अगला प्रश्न है
पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर है? तो कोर हिस्ट्री का सिंपल सा सवाल है, पहला चैप्टर यही होता है जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं एनिशिएंट इंडिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बहुत ही सिंपल सा है। तो ये जो शहर है ये है मोहनजोदाड़ो, जिसे हम कहते हैं मृतकों का टीला या नखलिस्तान इत्यादि इत्यादि। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कितने कोर ग्रुप हैं? तो इसके जो कोर ग्रुप हैं वो है 9। अगला प्रश्न देखिए, आरपीएफ का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आरपीएफ का फुल फॉर्म सबको पता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। सितंबर 2019 में किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता हस्ताक्षर किया? अब सितंबर 2019 का करंट तो किसको याद होगा भाई, ये तो एक सोचने वाली बात है। तो पिछले साल मतलब अभी ये तो पिछले साल का हो गया, तो ये तो काफ़ी मुश्किल है कि कोई इसको कर पाया हो। अभी किसी ने तुक्के में ठीक लगा दिया हो वो बात और है। तो इसका जो सही जवाब है वो है केरल। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी हम सब जानते हैं, जकार्ता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी पुस्तक रोहिंगटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो रोहिंगटन मिस्त्री द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है विद्यार्थी, उसका नाम है अ फाइन बैलेंस। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला की जीवनी जिसको लिखा है जॉन पीटर हैरिसन ने, इसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो कल्पना चावला हम सब लोग जानते हैं इनको, भारत की पहली भारतीय मूल की मतलब ऐसी पहली भारतीय मूल की महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई। हालांकि इनका जो विमान था कोलंबिया वो किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे ये स्वर्गवासी हो गई। लेकिन भारतीयों के लिए ये काफ़ी प्रेरणा का स्रोत हैं। तो इनके ऊपर जो जीवनी लिखी गई है उसका टाइटल आपसे पूछ रहा है। तो भैया उसका जो टाइटल है वो है एज ऑफ टाइम। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये तो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। मानवाधिकार संरक्षण ये लागू हुआ है 1993 में, ह्यूमन राइट कमीशन। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की मुद्रा बताइए। तो मैक्सिको की मुद्रा है पेसो। अगला सवाल देखें, पट्टाकल स्मारक भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में है? तो ये है विद्यार्थियों कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखिए, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ हुई? तो जहाँ पर स्थापना हुई थी आज भी वहीं पर है ये। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व परिषद, राजस्व का सबसे बड़ा जो जो प्राधिकारी है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही है। और ये कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में है, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं। लखनऊ घराने का संबंध किससे है? तो देखो घराना कोई भी आ जाए, चाहे लखनऊ घराना आ जाए, चाहे अतरौली घराना आ जाए, चाहे जयपुर घराना आ जाए, चाहे बनारस घराना आ जाए, ये सारे के सारे संबंधित होते हैं म्यूजिक और डांस से, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आर्टिकल 326 के अनुसार विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बेसिकली पूछ रहा है कि वोट डालने के लिए एज कितनी चाहिए। तो सबको पता है वोट हम लोग डालते हैं 18 साल की उम्र पे। पहले ये उम्र 21 साल थी, लेकिन बाद में इसे घटा करके कर दिया गया 18 साल। कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो साइबर अपराध आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं क्योंकि इंटरनेट का युग है, हर व्यक्ति फेसबुक व्हाट्सएप सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में साइबर अपराध भी बढ़ गए हैं। तो साइबर क्राइम में कौन सा शामिल नहीं होगा? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पोर्नोग्राफिक मेल भेजना यानी पोर्न भेजना किसी को, तो ऑब्वियस बात है एक साइबर क्राइम है। सोशल नेटवर्किंग को विकृत करना यानी इस पर उल्टे सीधे भाषण डालना, हेट कमेंट करना या ऐसी ऐसी बातें करना जिससे लोगों के बीच जो है गुस्सापन पे, तो ये भी ऑब्वियस बात है शामिल होगा। हैकिंग तो बिल्कुल शामिल होगा। लेकिन कॉपीराइट वाला ये जो है ये आपका साइबर अपराध नहीं है, ये तो जो हमारा पेटेंट एक्ट है उसके अंतर्गत जाएगा, साइबर क्राइम में नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप वायरस टीएमवी का फुल फॉर्म बताइए। तो टीएमवी का फुल फॉर्म है टोबैको मोजैक वायरस। अगला प्रश्न है, संत कबीर नगर जिले का प्रशासन किसके अधीन आता है? तो ये आता है गोरखपुर के अधीन। थोड़ा गला मेरा गड़बड़ है भाइयों, तो क्षमा करें। चलिए अब यहाँ पर दो ये दिए हुए हैं
स्टेटमेंट, इनको देखना है और चुनना है हमें। तो पहला है कच्छ का ग्रेट रन भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिससे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है कच्छ का ग्रेट रन और दूसरा है लिटिल रन ऑफ कच्छ। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय खुड़खर घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रन में पाई जाती है तथा इसे घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है जिसका क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, ये जो घुड़खर होता है ये कुछ देखिए अलग से चीज़ नहीं है, ये है जंगली गधा। और हम ध्यान रखेंगे जंगली गधा पूरे भारत में एक ही जगह पाया जाता है, वो है द ग्रेट रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब पूछ रहा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, किसी में कोई गलती नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया और वायरस, इनकी वजह से होने वाले जो रोग हैं ये आपको पता होने चाहिए, ये पूछता है पेपर में। तो इनके हिसाब से जो बैक्टीरिया में रोग होता है वो है निमोनिया, इन ऑप्शंस के हिसाब से। अगला प्रश्न है डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः किसको दर्शाता है। तो RX किसको दर्शाता है यार, ये तो सवाल कोई कैसे कर पाएगा, मतलब ये तो नॉर्मल तो हमें नहीं पता होता, और फिर ये तो GS में इसको स्टूडेंट कहाँ पढ़ेगा। अच्छा, तो इस तरीके के सवालों को तो छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि आयोग भी यही चाहता है कि आप पूरे सवाल अटेम्प्ट मत करो। 2-4 सवाल ऐसे रखता है जो बहुत ही आड़े टेढ़े होते हैं। तो नॉर्मल तो ये हमें भी नहीं पता, जब इंटरनेट से ढूंढा तो हमें पता चला कि इसका जो मतलब होता है वो होता है लेना। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है उसमें जो दवाइयाँ लिखी होती हैं उनको लेने के लिए ऊपर वो RX लिखता है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि ये तो हमें भी नहीं पता, और किसी को क्या पता होंगे, जो GS नॉर्मल बच्चा तैयारी कर रहा है उसको कैसे पता होगा ये। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है APEDA किससे संबंधित है। तो APEDA का संबंध है प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के निर्यात से। अगला प्रश्न है जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक जो है शहीद हो गए। ये कहाँ शहीद हुए थे, तो ये तो काफ़ी चर्चा में रहा। और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था, ये जो पूरा क्लैश हुआ था, ये हुआ था गलवान वैली में, लद्दाख में। और इंडिया चाइना फेस ऑफ हुआ था, काफ़ी लंबे समय तक तनातनी जो है बनी रही थी गलवान वैली में, काफ़ी चर्चा में रहा ये तो। अगला प्रश्न है यहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जुड़ा हुआ कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कितने सदस्य होते हैं। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है जो यूपी में है इलाहाबाद में, उसमें जो टोटल सदस्य हैं वो हैं 7। अगला प्रश्न देखिए, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष 8 जून को। अगला प्रश्न देखिए, सितंबर 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किसने किया। अब बताओ, करंट भी सितंबर की पूछ रहा है, मतलब ये तो फिर भी ठीक है। सॉरी, मुझे लगा 2019 का है, ये 2020 का करंट है, लेकिन अभी हमने देखा पिछला सवाल 2019 से था, तो बहुत ही आड़े टेढ़े सवाल भी इसमें हैं। फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो है भारत। पैसेज एक्सरसाइज हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ। तो ये तो बहुत चर्चा में रहा चिपको आंदोलन, सबने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। यह आंदोलन कहाँ हुआ, यह आंदोलन हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले में। आगे देखिए, कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो रबी की जो फसलें होती हैं ये शीत ऋतु वाली फसलें होती हैं जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है, यानी अक्टूबर नवंबर में हम इन्हें बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं। तो अगर देखा जाए तो इन फसलों में सरसों भी शामिल है, गेहूं भी शामिल है, जौ भी शामिल है। तो कौन सा उदाहरण नहीं होगा, तो ये है कोहड़ा, ये इसका सही जवाब होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखिए, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था, ये पूछ रहा है। तो चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए जिस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था वो था GSLV Mark 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी चर्चा में रहा। ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 इसे हम पूरा कहकर पुकारते हैं। और GS के लिए अंतिम सवाल, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में जो समिति है उसमें कितने सदस्य हैं, ये पूछ रहा है। तो मानवाधिकार जो समिति है उसमें जो टोटल सदस्य हैं विद्यार्थियों, उनकी संख्या है 18। ठीक है, तो ये मेंबर कितने हैं, 18। तो ये था हमारा GS का सेगमेंट्स शिफ्ट सेकंड का 19 दिसंबर को जो पेपर हुआ था। आगे इसमें मैथ के सवाल है, तो ये हमने इसको देखा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सही जवाब दे सकूं, लेकिन फिर भी अगर एक आध दो सवाल गलत हो जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ,
क्योंकि ये सामान्य बात है, हम भी इंसान हैं, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, इवन आयोग भी गलती कर देता है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए, और अगर कोई समस्या है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग 20 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं।